हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोगों का 7 PM पे क्लास डेली मिलता है। ठीक, जिस दिन नहीं मिलता उस दिन संडे को आप रहता है, उस दिन भी संडे को दिन क्लास चल जाता है। पिछले संडे को आप लोगों को क्लास मिला था, फिर मंडे को मिला, 2 दिन आप लोगों को टाइप किया हुआ क्वेश्चन मिला है। आज तीसरे दिन फिर मैं लिख करके आप लोगों को टाइप क्वेश्चन दे रही हूँ, लेकिन अब इसके बाद हो सकता है आप लोगों को कई दिनों तक लिखा हुआ क्वेश्चन मेरा ना मिले। आप कहोगे ऐसा क्यों मैम? क्योंकि जो रिंग फिंगर वाली उंगली होती है उस दाहिने हाथ में मैं फ़ोटो खींच के आप लोगों का उंगली अपना दिखा पाती। रुको 1 सेकंड, अगर होगा तो मैं दिखाऊँ। 1 सेकंड का टाइम दीजिए। ये आप लोग को उंगली मेरी दिख रही है, ये वाली उंगली देखिए कितना तेज़ी एकदम दिख रही है। जो येलो येलो कलर का ये जो है, ये पूरा एकदम मेरी उंगली इतनी एकदम पूरा मेरी उंगली क्या है, एकदम पस से भरा हुआ है। ठीक है, तो आज मैं अभी आप लोगों का क्लास देखो रिकॉर्ड कर रहा, सेम डे रिकॉर्ड हो रहा है 4:12 पे। अभी आप लोग का क्लास रिकॉर्ड करके अपलोड करके उसके बाद मैं जाऊँगी डॉक्टर को दिखाने। और इस उंगली में क्या होगा, इस पे यहाँ पे क्या होगा, इसको ऑपरेट किया जाएगा, यहाँ पे ब्लड लगेगा। ठीक है, ताकि इसका पस निकले। अभी डॉक्टर से बात करके आए, स्कूल से आए हैं, तो ठीक है, हमने कहा अभी नहीं, आज का क्लास रिकॉर्डिंग जो है अपलोड कर ले, उसके बाद मैं जाऊँगी अपनी उंगली ठीक कराने। ठीक है, तो ये आप लोग मेरे हाथ की कंडीशन देख सकते हो, मेरी उंगली कैसी भयावह हुई है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को अब लिखा हुआ चीज़ें क्या है 1-2 दिन तक आप लोगों को नहीं मिलेगा। मैं टाइप किया हुआ क्वेश्चन पढ़ाऊंगी, क्योंकि आप लोग मेरी उंगली की स्थिति देख सकते हो, कोई झूठ नहीं है। ठीक है, ये देख रही उंगली की क्या दशा हुई है, ये उंगली है मेरी। ठीक है, और सीधा फ्रंट पे भी उंगली क्या है, एकदम पूरा एकदम फूल करके एकदम लाल हुई पड़ी है। ठीक, तो आई थिंक आप इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो और जल्दी जल्दी करना भी है, तो मैं टाइप किया हुआ क्वेश्चन आप लोगों को अभी कराऊंगी, तब तक फिलहाल मेरी उंगली ठीक नहीं हो जाती है। ठीक, फिलहाल 1 सेकंड का टाइम तो अपने क्वेश्चन पे चले। और ये जानते हो, ये ज़्यादा लिख देने की वजह से, जैसे थोड़ा सा था, एक बार मैंने तेल वेल क्या क्या उस पर लगाया, सरसों का तेल लगा करके चम्मच में उसमें उंगली डिप की थी। उसके बाद फिर हमने क्या कर दिया, लापरवाही कर दिया कि थोड़ा सा ठीक हो गया। फिर हमने क्या किया, छोड़ दिया और लिखते रहे और दबाव की वजह से और क्या हुआ, घाव बन गया, पूरा एकदम पक गया है। एक डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा कि बिना ब्लेड लगाए, हल्का सा ब्लेड लगाएंगे पस निकल जाएगा तभी सही होगा, नहीं तो ऐसे अब सूखने वाला नहीं है। ठीक, तो खैर कोई नहीं, चलो ये तो क्लास में पहले लिख ली थी, आप लोग का आज मिल जा रहा है। ठीक, इसके बाद टाइप किया हुआ क्वेश्चन मिलेगा। तो देखो क्या है, ये क्वेश्चन हम लोग लिख लिए थे, इसमें ये मार्विन मुंडल से क्वेश्चन है। ठीक है, मार्विन मुंडल से कितने क्वेश्चन आप देख लो। मार्विन मुंडल, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको अभी मैं दे दूंगी। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन अभी आपको आंसर मिल जाएगा। मार्विन मुंडल गृह प्रबंध के किस सिद्धांत से संबंधित है? नंबर सेकंड प्रश्न क्या है, मार्विन मुंडल के कार्य सरलीकरण को विस्तार से समझाइए। मार्विन मुंडल के अनुसार कार्य सरलीकरण का उद्देश्य क्या है? आपको कोई मार्विन मुंडल का कार्य सरलीकरण, वो तो गिलवर्थ का था नहीं। आप जानते हो मार्विन मुंडल भी कार्य सरलीकरण से ही तो उन्होंने परिवर्तन के वर्ग में बांटे थे। तो ये चीज़ें दोनों जोड़ करके पढ़ा जाएगा। कार्य सरलीकरण हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन मार्विन मुंडल आते हैं तो कार्य सरलीकरण से इन्हें इंक्लूड किया जाता है, इन्हें ऐड किया जाता है। ठीक है, मार्विन मुंडल द्वारा 2 दिए गए कार्य सरलीकरण के 2 सिद्धांत लिखिए। मार्विन मुंडल के कार्य सरलीकरण सिद्धांत को सविस्तार बताएं। गृह प्रबंध में मार्विन मुंडल के योगदान की चर्चा कीजिए। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का हरियाणा में एक मेंस का पेपर हुआ है, वहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन मैं कल कराऊंगी। ठीक है, कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे अपना क्लास हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं जल्दी जल्दी। इसी में देखो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, आप लोग का क्लास क्या है, डिले हो रहा है। मैंने आप लोगों को GIC मेंस का पेपर दिया था, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग लिखे होंगे। ठीक है, प्रीति जी ने एक क्वेश्चन लिख करके दिया था, कल शायद दिया था उसे, अभी मैंने चेक नहीं किया कि शायद चेक कर दिया, अभी देखेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। अब प्रश्न क्या है, जिस स्टाइल में मैं लिखी थी वही है। ठीक है, कहीं कहीं निष्कर्ष मैं हर उसके आगे 2 लाइन जोड़ दी हूँ, आप उसमें निष्कर्ष बना लेना। ठीक है, मुझे लगा कि निष्कर्ष थोड़ा थोड़ा लिख देना चाहिए ताकि आपको क्या हो, बनाने में आसानी हो। तो परिवर्तन की श्रेणियों को स्पष्ट करते हुए मार्विन मुंडल के कार्य सरलीकरण के सिद्धांत को समझाइए। इस तरीके से प्रश्न आए तो आप क्या लिखोगे, या तो प्रश्न एक ये भी है कि मार्विन मुंडल द्वारा बताए गए परिवर्तन की श्रेणियों को उपयुक्त उदाहरण से विस्तार से समझाइए। ऐसे प्रश्न आएंगे, इन सब का आंसर आपको क्या है, लगभग लगभग इन्हीं सब में मिल जाएगा, क्योंकि कार्य सरलीकरण मार्विन मुंडल के ही इर्द गिर्द चीज़ें क्या हैं, घूम रही हैं, और उन्हीं से हमें आंसर भी देना है। ठीक है, तो कार्य सरलीकरण क्या है, 1 सेकंड का टाइम दीजिए, देखिए ज़रा बड़ा क्यों मैसेज आ रहा है। ठीक, अच्छा टेलीग्राम पे आप लोगों का ही मैसेज होगा, खैर कोई नहीं। तो क्या है कार्य सरलीकरण, कार्य सरलीकरण का अर्थ है कि किसी भी कार्य को कम समय, कम श्रम, कम लागत और कम थकान के साथ प्रभावी ढंग से पूरा करने की प्रक्रिया, ये क्या है, कार्य सरलीकरण है। इसमें अनावश्यक गतिविधि हटा करके
हटाकर कार्य विधि में सुधार करके और संसाधनों का सही उपयोग करके काम को आसान बनाया जा सकता है। यही क्या है, या बनाया जाता है, यही कार्य सरलीकरण है। हमें कार्य सरलीकरण के बारे में बताना है कि कार्य सरलीकरण है क्या, वर्क सिंप्लीफिकेशन है क्या। तो हम जानते हैं कार्य सरलीकरण क्या है। अनावश्यक कार्य क्या हो गया, अनावश्यक गतिविधियाँ क्या हो गई। जैसे मान लो हमारे यहाँ किचन है और एक लावी टाइप आंगन टाइप है, वहाँ पे बर्तन रखा हो, वहाँ से जितने बार हम खाना बना रहे हैं, हमें करछी लाना, वहाँ से भाग करके जा रहे, किचन से यहाँ जा रहे, यहाँ आ रहे, फिर यहाँ जा रहे हैं, एक चम्मच चाहिए तो भी हम यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। तो इससे क्या होगी, इससे हमें काफ़ी थकान महसूस होगी। इससे अच्छा ये कि हम किचन में यहीं कहीं कोने क्या है अपने बर्तन को भी रख लें, यहीं हमारा फ्रिज हो जाए। आप जानते हो त्रिकोण बनता है, किसके किसके बीच त्रिकोण बनता है। आप कहोगे मैम किचन का सिंक हो गया, फ्रिज हो गया, और हमारा क्या हो गया, सरफेस एरिया हो गया, जहाँ पे कुकिंग एरिया हो गया, जहाँ पे हम खाना बनाते हैं। ये क्या होते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। क्यों ट्रायंगल बना रहे हैं, क्योंकि किचन के सारे सामान क्या है, फ्रिज में स्टोर होते हैं। हम फ्रिज कहीं और रखा, हम भाग भाग कर जा रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारी एनर्जी वेस्ट होगी, और क्या होगा, हमारे कार्य करने में देरी होगी, और हमें क्या होगी, थकान भी महसूस होगी। ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। आप कहोगे यस मैम हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या बता दिया, हमने कार्य सरलीकरण को बताया। या दूसरा ये भी हम लिख सकते हैं, कार्य सरलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कार्य को करने के तरीकों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर उसे सरल, सुगम और दक्ष बनाया जा सकता है। ये क्या है, ये भी कार्य सरलीकरण का क्या है, परिभाषा है। कार्य सरलीकरण के उद्देश्य, अगर पूछे कार्य सरलीकरण के उद्देश्य क्या है, बताइए कार्य सरलीकरण क्या है, इसके उद्देश्य का चर्चा करें। तो कार्य सरलीकरण क्या है, ऊपर आप ये बता दिए कि कार्य सरलीकरण ये है। अब इसका उद्देश्य ये बताओ कि कार्य सरलीकरण का उद्देश्य क्या है, क्यों लाया गया है इसे, ठीक है। तो कार्य को सरल बनाना सबसे नंबर 1 पे यही आएगा, ठीक है, क्योंकि उसके नाम में ही छुपा है कार्य सरलीकरण, ठीक। तो कार्य को सरल बनाना। नंबर 2 क्या है, समय की बचत करना। नंबर 3 क्या है, श्रम और थकान को कम करना। नंबर 4 क्या है, कार्य की दक्षता को बढ़ाना, ठीक। हम कार्य को क्या है, अपने सरल बना करके कर रहे हैं, समय की हम बचत कर रहे हैं, श्रम और थकान को कम करना, कार्य की दक्षता बढ़ाना, उत्पादन व गुणवत्ता में सुधार करना, अनावश्यक गतिविधियों को हटाना। हमने कहा ना, जैसे मान लो बर्तन आप बार बार वहाँ से ले आ रहे हो, कर रहे हो, ये क्या होगी, ये अनावश्यक हमारी गतिविधि, इसको हमने कम कर दिया, ठीक। अब क्या है, उत्पादन व गुणवत्ता में सुधार, आप ये चीज़ें जानते हो। मानसिक व शारीरिक तनाव कम करना, संसाधनों का उचित उपयोग करना, ठीक है, क्या है, संसाधनों का उचित उपयोग करना। अब क्या है, मार्विन मुंडल के परिवर्तन के वर्ग, आपने पीछे प्रश्न में दिया देखा है, ठीक है, कि मार्विन मुंडल के वर्ग को बताते हुए कार्य सरलीकरण को स्पष्ट करें, ठीक है। ऐसे भी प्रश्न बने हैं या बनेंगे। प्रश्न देखो, ये नहीं कि हम 4 प्रश्न लिया दिए वही बनेंगे, ठीक है। प्रश्न को किसी भी तरीके से घुमाया जा सकता है। बस आप ये जान लो कि कार्य सरलीकरण क्या है, मार्विन मुंडल के परिवर्तन के वर्ग क्या हैं, कार्य सरलीकरण का उद्देश्य क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जान लो, बाकी चीज़ें आप छोड़ दो, कि क्या चीज़ें हैं उसको आप छोड़ दो, ठीक है। बस इतना आप जाने रहो, 1 सेकंड का आप टाइम दीजिए। तो क्या है, मार्विन मुंडल के परिवर्तन के वर्ग, ठीक है। मार्विन मुंडल के परिवर्तन के वर्ग, अभी आप लोगों का वीडियो मैंने पॉज किया था, ठीक। मिथिलेश गर्ग करके एक कोर्स लिया है, ठीक है। अब जो भी लिया हो, लड़की हो लड़के हो, मैंने जान रहे हो, ठीक। आईडी है मिथिलेश गर्ग करके, ठीक। उन्होंने अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि मैम आप एक आध क्वेश्चन का आंसर करा के रहने दे रही हैं, आप क्वेश्चन नहीं पूरा करा रही, आप सारे क्वेश्चन का आंसर कराइए, ठीक है। तो आप लोग प्राइमरी में नहीं पढ़ रहे हो, जो भी मेंस कोर्स करा रहा हो जा करके किसी से भी आप बात कर लो, देख लो, ठीक है। ऐसी चीज़ें नहीं कराई जा रही हैं जैसे आप सोच रहे हैं, ठीक है। आप प्राइमरी के बच्चे नहीं को आपको एक एक चीज़ का आंसर कराया जाएगा, ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। जा करके कहीं भी आप पता कर लीजिए, ऐसे नहीं कोई पढ़ा रहा है, ठीक। हम आपको लिख करके टाइप किया हुआ क्वेश्चन दे रहा, आप कहोगे तो मैं पूरे किताब की फ़ोटो खींच करके भेज दूँगी, ठीक है। आपको कंटेंट पूरा करना, पूरा करो। इतना उम्मीद लगाया जाता कि आप पढ़ करके आए हैं, ठीक है। मेन प्री की तैयारी, प्री में ये नहीं होता है, प्री में केवल ये बताई जाती है, आपको ये चीज़ें बताई जाती है कि कैसे आप लिखेंगे, ठीक है। कोर्स पूरा कराने के लिए कौन से चैप्टर को हम छोड़ रहे हैं, हर चैप्टर को टच कराया जा रहा है, ठीक है। आपको एक क्राइटेरिया दिया जा रहा है, किस प्रश्न से क्या क्या, किस चैप्टर से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। अब यही मार्विन मुंडल का परिवर्तन का वर्ग है, मैंने विशेषता बता दिया, मैंने कार्य सरलीकरण का परिभाषा बता दिया, इनके परिवर्तन के वर्ग बता रहे हैं, परिवर्तन के वर्ग कैसे कैसे हैं, ग्रास एवं क्रैंडल ने क्या काट छाट करके कर दिया। अब क्या आपको करना है, इसके अलावा आपको क्या करना है, एकदम क्या इमला बोल करके लिखवाएं, आप प्राइमरी के बच्चे हो कि एकदम बोर्ड आप देने जा रहे हो। आप लिखिए, क्या नहीं आपको इतना क्वेश्चन दिया जा रहा है, जाइए देखिए, और भी चैनल पे आप जा कर के देख सकते हैं। हम भी 1-2 लोगों को जान रहे हैं, सारी चीज़ें हमें भी जानकारी मिलती है, ठीक है, कि मैम वहाँ ये चीज़ें नहीं हो रहा, आप ऐसे करा रही हैं, तो खैर ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना देखते रहिए।
क्या नहीं पूरा हो रहा आप ये बता दीजिए, ठीक है। आप क्या चाह रहे हो, एक एक क्वेश्चन लिखवाना तो ये मेरे बस का नहीं है। प्रश्न 1000 ठो बनेंगे, एक ही चैप्टर से हज़ारों प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो 1000 प्रश्न आप अपना खुद लिखने की प्रैक्टिस करिए ना। मैटर आपको मैं दे रहा हूँ, लिखना आपको है। कमेंट बॉक्स में आपका व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है कि मैम मेरे पास बुक नहीं, मैं कहाँ से करूँ। तो बुक नहीं तो क्या बुक भी खरीद के मैं आपको दे दूँ? कहिए तो बुक खरीद कर भी आपके घर पे भिजवा दे, एड्रेस दे दीजिए। 999 रुपये में आप हमें ख़रीद लिए हैं, ठीक है। जो खरीद लिए हैं जो भी हैं, ठीक। तो कहिए तो मैं बुक भी खरीद करके भेज दे रही हूँ। पूरा बुक पढ़ना, मेंस लिखने जा रही तो आपको इतनी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन है, क्या है, आप खुद भी तो लिखिए, उसमें क्या नहीं है। जो आप व्हाट्सअप भेजी हैं, व्हाट्सअप पे 1 सेकंड का टाइम दो, मैं भी वो क्वेश्चन लेकर आ रही। यही क्वेश्चन अभी आप भेज रही हैं ना। अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी 4:26 हो रहा। अभी यही क्वेश्चन आपका आया व्हाट्सएप पे, ठीक है। क्या है, दीर्घ मूल्य और स्तर तथा गृह व्यवस्था में क्या महत्व है। मैंने तीनों का क्या संबंध नहीं बताया था। तीनों का आपस में संबंधों को दर्शाने के लिए चित्र भी बनाइए। तो इतना अब आप खुद करिए ना। क्या मैंने मूल्य नहीं बताया, मैंने लक्ष्य नहीं बताया, मैंने स्तर नहीं पढ़ाया, क्या नहीं पढ़ाया, कोई चीज़ छूटा है। मूल्यों को परिभाषित कीजिए, मैंने परिभाषा नहीं बताया। मानव जीवन में मूल्य क्या इंपॉर्टेंट रखते हैं, मैंने आपको समझाया नहीं कि मूल्य किसके लिए कब मैटर करते हैं। कब माँ के लिए चोरी करना इंपॉर्टेंट होता है, कब बच्चे के लिए। जीवन में मूल्यों को विवेचना कीजिए, ये सब मैंने बताया नहीं आप लोगों को। मूल्य क्या है ये भी आप जान रहे हो, ठीक है। मूल्यों का वर्गीकरण करो, मैंने ये भी सब बता दिया है। लक्ष्य का अर्थ क्या स्पष्ट करते वर्गीकृत करें, इसमें क्या है जो हम नहीं बताए हैं। और भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि ये जो मिथिलेश जी कह रही हैं, कह रहे हैं जो भी हैं, क्या ये चीज़ें हैं कि मैंने ये चीज़ें नहीं कराया है। तो इस तरीके से भाई आप लोग करोगे तो फिर हम नहीं करा पाएंगे। और किताब आपके पास नहीं, वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती, मेरी नहीं। मैंने कहा कि ये सारे चैप्टर आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको बुक नहीं पढ़ाऊँगी। 999 रुपये में कोई बुक नहीं पढ़ाता है। आज जा करके देखो, जहाँ पे 2,000 2700 रुपये फीस ली गई है, वहाँ भी आप लोग को ऐसा नहीं पढ़ा, केवल क्वेश्चन ही कराया जा रहा है ताकि आपको लिखने आए। 4 महीने में आप बुक पढ़ लेंगे या बुक पढ़ लेंगे? आप लोग थोड़ा सा अपने तरफ से इस चीज़ को सोचिए कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। बाकी आपको जो समझ में आए करिए, ठीक है। कहाँ तक थे हम लोग, तो ये है क्या है, मार्विन मुंडल के परिवर्तन के वर्ग। अब वर्ग क्या है, अगर ऐसे प्रश्न आ जाए तो आप क्या शुरू करोगे। ये क्या है, ये आपका प्रस्तावना है, ठीक। ये क्या है, ये प्रस्तावना है। प्रस्तावना में क्या है, आप क्या लिखेंगे। सर्वप्रथम कार्य सरलीकरण का विचार मार्विन मुंडल के मस्तिष्क में आया था। इन्होंने 1940 में, ठीक, इन्होंने 1940 में पर्ड्यू विश्वविद्यालय में कार्य सरलीकरण के प्रति शोध पत्र प्रस्तुत किया। ओहो, शोध पत्र क्या किया, प्रस्तुत किया। ये चीज़ें आप सब जानते हो, प्रस्तुत किया, जिसमें इन्होंने परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। इन्होंने 5 परिवर्तन का वर्ग दिया था, जिसे ग्रास व क्रैंडल ने संक्षिप्त करके 3 कर दिया। अब ये हमने अपनी इनके सारे बारे में बात बता दिया, और यही क्या हो गया, हमारे इस क्वेश्चन का प्रस्तावना हो गया, ठीक है। यही मिथिलेश गर्ग का ही कमेंट आया था कि आखिर मैम आप भी पैसे के लालच में आ गई और ये चीज़ें करके फिर आपने कोर्स परचेज किया। फिर अब इस तरीके से कमेंट, भाई किताब नहीं तो ये आपकी पर्सनल समस्या हो सकती है ना। आप मेरे ऊपर दोषारोपण क्यों कर रहे कि ये चीज़ें आपने छोड़ दिया, जो क्वेश्चन दो फिर कराया भी करो। तो इससे अच्छा हम आपको क्वेश्चन ही ना दें। जो क्वेश्चन हम देंगे उसका आंसर कराएंगे, हम आपको क्वेश्चन नहीं देंगे, ठीक है। फिर आपको कम ही क्वेश्चन आप अपना करते रहे, हम आपको क्वेश्चन देते कि आप अपने व्यू से भी सोचो। अब आप सोच रहे हो कि एक एक लाइन एक एक अक्षर बोल बोल के कराएं, तो भाई ये चीज़ फिर इस तरीके से आपका मेंस नहीं निकलेगा। कहोगे आप मैम हमारे लिए ऐसे बोल रही हैं, लेकिन आपकी सोच बहुत छोटी है। आप अपने भी तो क्वेश्चन बना करके लिखने, हम कहते हैं आप लोग अपने मन से क्वेश्चन बनाइए। आप लोग अपने मन से क्वेश्चन बना करके, उसमें क्या था जो आप नहीं लिख पा रहे हो, नेट पे भी एक बार सर्च कर लो, किताब नहीं है तो आप लोग सब सोच रहे हो कि एकदम एक एक अक्षर लिखा है, तो एक एक अक्षर से तो फिर साल भर में कोर्स पूरा होगा। और 16 मई को एग्जाम है, आप लोग फिर सोच लेना। नहीं तो किताब है, हम किताब का फ़ोटो खींच देंगे, आप फोटो पूरे चैप्टर का भेज देंगे, आप पढ़ते रहो, क्या करना है। सर्वप्रथम कार्य सरलीकरण का विचार, तो ये चीज़ें आपने देख लिया, मार्विन मुंडल के उसमें आया। इन्होंने 1940 में दिया, किस विश्वविद्यालय में, तो पर्ड्यू विश्वविद्यालय में शोध पत्र में प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या किया, परिवर्तन का सिद्धांत दिया। इन्होंने 5 परिवर्तन के वर्ग दिए, जिन्हें ग्रास एवं क्रैंडल ने छोटा करके 3 कर दिया। ये हमने क्या बता दिया, हमने प्रस्तावना बता दिया। अब इनके मार्विन मुंडल के परिवर्तन के वर्ग क्या हैं, 5 हैं, तो कैसे हैं, क्या है, अब इसको हम लोग देख लें। मार्विन मुंडल के परिवर्तन के वर्ग, आप लोग के चक्कर में क्लास भी नहीं देख रहा, आज पहुंच पाएगी, आज पक्का लेट होगा क्योंकि 4:30 बजे बज रहा। अभी हमारा 10 मिनट क्लास रिकॉर्ड हुआ, 14 मिनट, ठीक है। तो चलो, मार्विन मुंडल के परिवर्तन के 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं। नंबर 1, हाथ व शरीर की गति में परिवर्तन। नंबर 2, संग्रहीकरण व उपकरण में परिवर्तन। नंबर 3, उत्पाद में परिवर्तन।
नंबर 4 तैयार या अंतिम उत्पाद में परिवर्तन। नंबर 5 कच्चे माल में परिवर्तन। ठीक है, ये क्या है, ये मार्विन मुंडल के परिवर्तन के 5 वर्ग हैं। अब इन्होंने क्या कर दिया, इसी परिवर्तन के वर्ग को काट छाट करके ग्रास एवं क्रैंडल ने कितना कर दिया, 3 कर दिया। ठीक है, हमें इनके बारे में भी बताना है। तो हाथ व शरीर की गति में परिवर्तन। नंबर 2 संग्रहीकरण एवं उपकरण में परिवर्तन। नंबर 3 उत्पाद में परिवर्तन। ठीक, क्या है, उत्पाद में परिवर्तन। अब नोट हमसे ये चीज़ें छूट गई, ये चीज़ें हमें प्रस्तावना में लिखना चाहिए था कि इसके तत्व क्या है, वर्क, वर्कर एंड वर्क एरिया, कार्य, कार्यकर्ता एवं कार्यक्षेत्र। आप कहीं भी से क्या कर दोगे, इंक्लूड कर दोगे। ऐसे ही जो भी चीज़ें आपसे छूट जाए, ठीक है, आपको उस समय माइंड में ना आए तो आप नोट करके ये चीज़ें ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब इधर आ जाओ, मार्विन मुंडल के परिवर्तन के वर्ग। आप देखो अब यहाँ से विस्तार से दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये विस्तार से दिया हुआ है। अगर आ जाए कि मार्विन मुंडल के कार्य सरलीकरण क्या है, मार्विन मुंडल के परिवर्तन के वर्ग को सविस्तार समझाओ। ठीक, तो आप इस तरीके से समझाओगे। यहाँ पे क्या है, मार्विन मुंडल के परिवर्तन के वर्ग नंबर 1 हाथ व शरीर की गतियों में परिवर्तन। ठीक, नंबर 2 क्या है, कार्य क्षेत्र, संग्रहीकरण के क्षेत्र एवं उपकरण में परिवर्तन, उत्पाद में परिवर्तन। कैसे कैसे क्या करना, हाथ और शरीर की गतियों में हम कैसे परिवर्तन करके अपने कार्य को आसान करेंगे। तो नंबर 1 क्या है, बाएं हाथ का भी यूज करेंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं, केवल दाहिने हाथ का यूज करते हैं, दाहिने हाथ से लिखते हैं, दाहिने हाथ से सब्जी काटेंगे, दाहिने हाथ से करछी चलाएंगे। तो ये इनके कहने का मतलब है कि दाहिने नहीं बाएं हाथ को भी आप लाओ, उससे भी काम करने के लिए सिखाओ। ठीक है, प्रैक्टिस करो, वो भी चीज़ें आएगी। दैनिक कार्य में दैनिक दिनचर्या में सुधार करना, हमारे जो भी रोज की चीज़ें उनको रोजमर्रे की चीज़ों में हम क्या करें, सुधार करें। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की सहायता लें। हम कोई भी चीज़ उठा करके लेकर के जा रहे हैं तो ऊपर उठा के काम करने में आसान होता है, अपने अपने पास रख करके कोई चीज़ करने में उससे क्या होती है, हेल्प मिलती है। सिलेंडर को टांग के ले जाने से बढ़िया है कि हम पैर से धक्का मार करके ले आए। ये क्या है, ये सब गुरुत्वाकर्षण की सहायता है। ठीक, क्रियाओं को कम करना, हम काम को कम करें अपने। मैंने कहा ना कि लाबी में आपके कुछ रखा हो, किचन में बार 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 आप दौड़ कर लेने आ रहे हो, इससे अच्छा हम इसे किचन में ही उठा ले जाएं। ठीक, तो हम अपनी क्रियाओं को क्या करेंगे, कम करेंगे। 2-3 क्रियाओं को एक साथ करेंगे। ठीक है, जो भी 2-3 क्रिया हैं उनको क्या करेंगे, हम एक साथ करेंगे। ठीक है, 2-3 क्रियाओं को मतलब अब आप यहाँ पे लिख सकते हो डबटेलिंग। 2-3 क्रिया एक साथ करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, डबटेलिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या 2-3 क्रिया मतलब यहाँ पे मान लो हमने कुकर में यहाँ पे सब्जी आलू चढ़ा दिया, बॉयल हो रहा है तो चावल दाल चढ़ा दिया। ठीक, यहाँ पे वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं और यहाँ पे क्या है, हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ये क्या हो गया, हमारा 2-3 काम एक साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप कहोगे यस मैम हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डबटेलिंग कहेंगे। ठीक है, लेकिन 2-3 काम एक साथ तो हो, लेकिन गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या होगा, गुणवत्ता में कोई कमी ना आए, 2-3 क्रियाओं को एक साथ कार्य करना, इसी को क्या कहते हैं, डबटेलिंग कहते हैं। नंबर 6 पॉइंट क्या है, कार्य में गतियों का उपयोग करना। लय, लय जानते हो आप, रिदम। ये क्या है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, मान लो हम आटा सान कर रोटी बनाने जा रहे हैं। ठीक, आटा हमने लगाया, रोटी बनाने जा रहे हैं। ये आटे की डो रखी, आटे रखे हुए। ठीक, हमने क्या किया, इतना आटा कट किया, इसमें से क्या किया, इसमें से डो बना बना करके पहले हमने रख लिया। ठीक, पहले हमने लोई बना लिया, डो बना लिया। ठीक है, फिर उस लोई को क्या करेंगे, हम रख रख करके फिर क्या करेंगे, रोटियां बेलते चले। ये क्या हुआ, ये हमारा एक लय है, एक काम करने का रिदम है। हम सब्जी काट रहे, पहले आलू आलू काट लिए, फिर हम भिंडी भिंडी काट लिए, फिर हम प्याज प्याज काट लिए। ये नहीं पहले एक आलू काट रहे, भिंडी काट रहे, ये नहीं। लय से कोई भी काम क्या हम गति से कर रहे हैं, लय से कर रहे हैं, रिदम से कर रहे हैं। ठीक, नंबर 7 क्या है, कार्य का प्रभावशाली अनुक्रम। ठीक, कार्य क्या है, कार्य का प्रभावशाली अनुक्रम। नंबर 8 क्या है, कार्य में निपुणता, हमारे कार्यों में निपुणता हो। अन्वेषी अवस्था यानी खोज की अवस्था हमारे अंदर हमेशा हो। अकुशल एवं व्ययसाध्य अवस्था। अब क्या है, कुशलतापूर्वक काम करने की अवस्था, ये क्या है, ये कार्य में हमारे निपुणता हो। करके सीखना, आप जानते हो कोई चीज़ लर्निंग बाय डूइंग क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन का हमारे सिद्धांत है। ठीक है, तो करके सीखना क्या है, करके सीखने से कि कोई चीज़ हम आपको मुंह से बता रहे हो, ठीक है, आप ऐसे नहीं सीखोगे, समझा रहे हैं। अगर वही चीज़ का क्या हम आपको प्रैक्टिकल करा दें तो वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी या आ जाएगी। ठीक है, नंबर 10 क्या है, कार्य करते समय शारीरिक संस्थितियों में स्थिति में बदलाव करना। कार्य स्थिति में क्या, जैसे हम अपने बॉडी पोस्चर को सही से रखें। ठीक है, हम बैठ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा झुक करके ना बैठें, एकदम तन करके बैठें। ठीक है, एक ही अवस्था में बहुत समय तक, लंबे समय तक बैठने से भी क्या होती, थकान महसूस होती है। तो क्या है, अपने शारीरिक स्थिति को हम बदलाव करके भी अपने थकान में, कार्य में क्या करते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। दिया है ना कि हाथ एवं शरीर की गतियों में परिवर्तन करके हम अपने कार्य को क्या कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, कार्य क्षेत्र हम संग्रहीकरण क्षेत्र एवं उपकरण में। यहाँ पे क्या है, कार्य क्षेत्र में जैसे हम अपने कार्य के क्षेत्र को बदल दें, संग्रहीकरण अपना स्टोर किए हो जो भी चीज़ें, इसमें क्या हो गया, जैसे मान लो हमें चाय दिन भर में कितने बार बनानी है, आपको कई बार चाय बनता है। ठीक, हमें दाल कितने बार बनानी, आपको 24 घंटे में एक बार बनानी है। ठीक है, चलो दोनों टाइम बना लिया हमने, लेकिन सुबह शाम ज़रूरत लगेगी। ठीक, तो ये क्या है,
हमें ये मान लो हमारा रैक है, ठीक, यहाँ पे हम रखे, यहाँ से हम उठा रहे हैं, ठीक, यहाँ हमारा हाथ जा रहा है उठाने के लिए। तो हमें चीनी चायपत्ती वाली चीज़ें पहले चाहिए कि पहले ये चाहिए? आप कहोगे चीनी चायपत्ती वाले पहले क्या है, डिब्बा हमें करीब चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका हमें बार बार यूज हो रहा है, हम बार बार यूज कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये हमारे स्टोर करने का तरीका है कि जो चीज़ें हमें दिन भर में एक बार लेना है या हफ्ते में एक बार लेना, उन्हें हम पीछे रखेंगे। और जो चीज़ें हमें दिन भर में कई बार लेना, वो हमारे आंखों के सामने होने चाहिए, हमारे हाथों के करीब होने चाहिए, ठीक। उसके बाद क्या, उपकरण का प्रयोग करके हमारे पास जो भी उपकरण हैं, हम उपकरणों की सहायता लेकर के भी अपने काम को क्या कर सकते हैं, ईजी बना सकते हैं। जैसे कुकर हो गया, मिक्सर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, इन सारे चीज़ों का भी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने आसान को या अपने कार्य को हम ईजी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सी चीज़ें हो गई। अब कार्य क्षेत्र हो गया, कार्य संग्रहीकरण क्षेत्र हो गया, ठीक है, यानी हम जो स्टोर कर, आप लोग देखते हो प्रश्न बनता है कि परिवर्तन के किस वर्ग में कार्य संग्रहीकरण आता है, तो किस वर्ग में आएगा, दूसरे वर्ग में आता है, ठीक है। आप लोग देखते हो कि बच्चे का टेबल पे किताब का रखना, ये सारी चीज़ें किस वर्ग में आते हैं, तो मार्विन मुंडल के दूसरे वर्ग में कार्य संग्रहीकरण के क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको मालूम है, प्री में दिए हो एग्जाम। नंबर थर्ड क्या, उत्पाद में परिवर्तन। उत्पादन में परिवर्तन क्या होगा, जैसे कच्चे माल में परिवर्तन। आपको कच्चे माल में परिवर्तन क्या हो गया, कच्चे माल में परिवर्तन जैसे आप लोग देखते हो कि कच्चे माल को हम क्या करें, अपने बदल करके चीज़ें करें, ठीक, कच्चे माल में परिवर्तन। फिर तैयार माल में परिवर्तन, कोई भी चीज़ें आप आजकल आप लोग जान रहे हो कि मैं गार्लिक पेस्ट मिल रहा है, ठीक है, जिंजर पेस्ट मिल रहा है, सारी चीज़ें क्या है, मैगी बनी बनाई मिल रही, केवल गर्म पानी डालो तैयार हो गया, रेडी हो गया। जो भी चीज़ें हैं आजकल, वो टिक्की वगैरह भी क्या हो रही है, बन के आ रही, बस तेल गर्म करो, उसमें फ्राई करो, खा लो। तो सब चीज़ें क्या हैं, हम इन सब में क्या करें, अपने परिवर्तन कर लें। जैसे मान लो कच्चे माल में क्या परिवर्तन करना है, आप लोग जानते हो, जैसे हमें इडली बनानी है सुबह सुबह, जानते हो बहुत ज़्यादा पीक लोड होता है, सुबह सबको जाना रहता है, सबको देर होती है, तो उसमें क्या हमें इडली बनानी है, हम क्या करेंगे, उसके डो को तैयार करेंगे, जो भी उसका पेस्ट होगा उसको तैयार करेंगे। तो इससे अच्छा हम क्या कर लें, उसको मार्केट से रेडी उठा लाएं, ठीक है। तो क्या है, ये कच्चे माल में परिवर्तन हो गया। तैयार माल में परिवर्तन, कच्चे एवं क्या है, तैयार माल में परिवर्तन करके ये क्या है, तीसरे वर्ग में आता है, उत्पादन में परिवर्तन, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गया, आप यही सब बना करके लिख दोगे। अभी यहाँ पे देखो दिया हुआ है, अगर 100 विस्तार पूछे तो हमें ये लिखना है, हाथ व शरीर की गति में परिवर्तन। आप लोग बताओ, इतनी आसानी से कह दे रहे हो मैम, आप कोर्स नहीं पूरा करें, बताओ इसमें क्या चैप्टर, क्या पॉइंट मैं छोड़ रही हूँ, एक एक चीज़ तो मैं आपको बता रही हूँ। अब क्या एकदम लिख करके ले आए एकदम, तब आप जानोगे। इसके लिए तो फिर मोटी मोटी, इतनी मोटी मोटी किताब है, वृंदा सिंह मैम की किताब आप देखे होगी, एक ही कितनी कितनी मोटी मोटी किताब है, फिर वो तो आप पढ़ते रह जाएंगे। अरे आप लोग अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगा करके सोचो कि मैं क्या कह रहा हूँ, कहने से पहले थोड़ा सा सोच भी तो लो। क्या मैंने मूल्य नहीं कराया, लक्ष्य नहीं कराया, स्तर नहीं कराया, इतना क्वेश्चन दिया आप लोगों को करने के लिए, इतना पढ़ा दिया, लिखा दिया, उसके बाद भी आप कह रहे हो कि मैम आप कुछ पूरा नहीं करा रहे, कह रहे कोर्स पूरा हो गया, कोर्स पूरा हो गया। हम आपको एक किताब नहीं पढ़ाएंगे, ये चीज़ें आप पहले कंफर्म कर लीजिए, यहाँ पे किताब नहीं हम पढ़ाएंगे, हम केवल आपको क्वेश्चन का तरीका बताएंगे, कैसे लिखा जाता है, उस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं कि मे भी आपका छूटे ना, ठीक है। अब एक एक चीज़ हम एग्जामिनर नहीं कि हमें पेपर बना करके देंगे, ठीक है। इतना तक हम कर सकते हैं कि आपको मतलब इतनी हो कि मतलब ये क्वेश्चन आप लिख पाओ, ठीक है। मूल्य क्या है आप लिख लो, लक्ष्य क्या है लिख लो, स्तर क्या है लिख लो, ठीक है। उनका जीवन में संबंध क्या है, किस समय मूल्य परिवर्तित होते हैं, क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम बता दे रहे हैं। अब एकदम शब्द टू शब्द नहीं बता पाएंगे कि आप कहीं से क्वेश्चन खोज करके ले आओ, कहो मैम आप इसका तो नहीं बताएं, आप ये तो नहीं बताएं, आपको दे रहे कि आप लिखिए, ठीक है। आप लिखने की कोशिश कर, उस चैप्टर से अगर आप कहो कि आप चैप्टर छोड़ दी, तो मैं मानती कि हाँ मैंने आपको चैप्टर छोड़ दिया। अब एक एक क्वेश्चन ढूंढ के लाओगे, एक ही चैप्टर से तो हजारों हजार, मैं तो कहती हूँ ना कि एक चैप्टर से आपके हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं। हम तो 10-12 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन एक ही चैप्टर से 10-12 क्वेश्चन बन सकते हैं, हजारों हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्या वो हजारों क्वेश्चन में बैठ के आपको लिखवाने चलो, तब तो हो चुका। आप ये तो समझो कि मतलब जो चैप्टर है उससे आप लिख ले रहे हो, समझे। आप मूल्य लक्ष्य स्तर को जान रहे हो, उनके संबंध को बता ले, उनके ट्रायंगल को बता ले रहे हो, चित्र सहित समझा ले रहे हो, सारी चीज़ें, उसमें क्या छूटा है। कभी आपने किताब तो कापी तो नहीं लिख करके भेजा, हम भी तो कहते हैं कि लिख करके भेजिए। कितने दिन आपने कापी भेजा है। प्रीति जी की कापी आप लोग रेगुलर देखते होंगे, अब मैं आप लोग को दिखाऊंगी कापियाँ, ठीक है। वो भी बच्चे हैं, लेकिन आपने एक भी दिन कोर्स लेकर के, एक भी दिन कापी लिख करके आपने नहीं दिखाया कि हाँ हम देखें आप भी लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। हम भी तो आपसे शिकायत कर सकते हैं, लेकिन नहीं भेजते हो तो मेरा भी काम आसान होता है। चलो ठीक है, 2 ही बच्चों का कापी आ रहा है, मुझे 2 ही 3 का चेक करना है। नहीं भेज रहे हैं, अपना अपना बिगाड़ेंगे, हमें क्या करना है। तो हाथ व शरीर की गति में परिवर्तन, ठीक। कार्यकर्ता के हाथ एवं शारीरिक क्रियाओं में परिवर्तन इस प्रकार शामिल है कि गृहिणी कार्य करते समय सही मुद्रा, स्थिति, लय, गुरुत्वाकर्षण दोनों हाथों से कार्य
कार्यकुशलता, कार्य में निपुणता, कार्य का प्रभावशाली अनुक्रम प्रक्रिया, ये क्या है? ये आपने 60 फॉर्म में लिखा। अब इसी को आप इस तरीके से भी लिखोगे। एक एक चीज़ का तो मैं दो दो जगह लिख करके ला रही हूँ, आप ऐसे नहीं ऐसे लिखोगे, ठीक है? मैं दूसरा कोई होता ना बस ऐसे बढ़ा के निकल लेता, चलो ठीक है आप अपना लिखते रहो, लेकिन इतना करने के बाद आप लोग शिकायत करते हो ना तो दिल टूट जाता है। सही बता रहे हैं कि किसके लिए करो जो इस तरीके से शिकायत लेकर के आ रहे हैं। कार्य व कार्य की गति में परिवर्तन से आशय है कि कार्यकर्ता के हाथ, पैर या शरीर की विभिन्न गतिविधियों में ऐसा परिवर्तन किया जाए जिससे कार्य अधिक सरल, सुगम और प्रभावी हो सके, ठीक है? इसमें निम्न बातों को शामिल किया जा सकता है, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या शामिल किया जा सकता है? कार्य करते समय सही मुद्रा अपनाना, कम झुककर तथा कम घूमकर कार्य करना, दोनों हाथों का समुचित उपयोग करना। ऊपर मैं सब समझा चुकी हूँ, ठीक है, लेकिन उसके बाद मैं यहाँ पे आपको लिख करके लाई हूँ पढ़ाने के लिए। कार्य के दौरान अनावश्यक गतियों को कम करना, शरीर की थकान घटाकर कार्य कुशलता बढ़ाना, ठीक है? इस प्रकार देखो हर क्वेश्चन के नीचे मैं थोड़ा सा इस बार आप लोगों को मैं थोड़ा सा चेंज करी हूँ कि आप लोगों को मैंने निष्कर्ष दिया है, ठीक है? आप इस चीज़ को देखना, अपने मन से भी एक आध लाइन निष्कर्ष लिख देना, अगर ना आए तो इसी एक दो लाइन को लिख दोगे तो कोई वो नहीं है, ठीक? इस प्रकार शरीर की गति में उचित परिवर्तन करके कार्य की उत्पादकता, गति और दक्षता में वृद्धि की जाती है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है? नंबर 2 वही हेडिंग है, कार्य क्षेत्र, संग्रहीकरण व उपकरण में परिवर्तन। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे कार्य क्षेत्र की ऊंचाई, चौड़ाई, नए उपकरणों के प्रयोग। ऊंचाई चौड़ाई का मतलब जैसे मान लो कोई 5 फीट की औरत है, कोई 4.5 फीट की है, कोई 5.5 फीट की है, क्या सबके लिए किचन की हाइट एक बराबर होगी? आप कहोगे नहीं मैम, सबके अकॉर्डिंग क्या है, किचन की हाइट क्या है चेंज करनी पड़ेगी, तभी वो इजी गोइंग काम कर लेगा। अगर मान लो हमारे किचन में रैक बहुत ऊपर है और हमें हर बार क्या हो ऊंचाई पे चढ़ चढ़ करके सामान उतारना हो, तो कितने समय तक हम कंफर्ट होकर के काम करेंगे? तो उससे क्या होगा, हमारे अकॉर्डिंग हम उस किचन में काम कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है, तो हमारे अकॉर्डिंग उस किचन के रैक को हमें तुड़वाना पड़ेगा। तो यही क्या हो गया, कार्य क्षेत्र की उचित ऊंचाई व चौड़ाई में परिवर्तन करके नए उपकरणों के प्रयोग से, जैसे नए नए उपकरण आ रहे हों हम उनका यूज करके भी अपने कार्य को आसान बना सकते हैं। जैसे टोस्टर ले लिया इत्यादि जो भी तो होता है, माइक्रोवेव वगैरह ले लिया, उससे क्या हो जाएगा, हमारे कार्य में आसानी आ जाएगा। मिक्सर है वो भी हमारे कार्य को आसान बना देगा। एक से एक आजकल चॉपिंग मशीनें आ रही हैं, वो भी हमारे कार्य को आसान बना दे रही हैं। तो नए नए उपकरणों का प्रयोग करके संग्रह स्थान एवं संगठन तथा उपकरणों की पुनर्व्यवस्था में परिवर्तन ही संग्रहीकरण एवं उपकरण में परिवर्तन है, ठीक है? नए नए जहाँ भी आप जा रहे हो, जो जहाँ भी चीज़ें स्टोर कर रहे हो, जो चीज़ें आपको बाद में चाहिए उसे पीछे रखो, जो चीज़ें उसे बार बार चाहिए उसे आगे रखो, यही क्या है, संग्रहीकरण है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपने जान लिया। अब इसी को आप एक तरीके से और भी लिख सकते हो, ठीक है? कैसे लिख सकते हो, या तो ऊपर वाली चीज़ें आप नोट करोगे, या तो आप ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कार्य साधनों की उचित ऊंचाई व दूरी का निर्धारण है। दूसरा पॉइंट क्या है, नए आधुनिक व सुविधाजनक उपकरणों का प्रयोग है। तीसरा पॉइंट क्या है, उपकरणों का सही स्थान व पर संग्रहण है। क्या है, उपकरणों का सही स्थान पर संग्रहण है। 4 नंबर क्या है, कार्य के क्रम के अनुसार उपकरणों की व्यवस्था। मैंने कहा ना, जो चीज़ें आपको ज़रूरत पहले लगे उसे क्रम में लगाइए, ऑर्डर में लगाइए, ठीक है? कि अभी हमें चाय बनानी तो चाय की चीज़ें, चाय की पत्ती हो गई, चीनी हो गई, अदरक हो गई मेरे पास रहे, दाल बाद में बनानी दाल पीछे रहे, ठीक? ये चीज़ें क्या है, ये हमारी स्टोर करने का तरीका है। ये क्या है कि हमें क्रम से चीज़ें लगानी चाहिए, ठीक है? अभी यहाँ पे क्या है, 5वां पॉइंट क्या है, पुराने व अनुपयोगी साधनों का स्थानापन्न करना। यानी जो भी हमारे पास पुराने उपकरण है, पुराने चीज़ें जो हमें यूज नहीं करने हैं, उन्हें क्या करें, हम अपने किचन से निकाल दें, अपने जगह से निकाल दें, ताकि क्या हो, जगह हो जाए। 1 सेकंड का टाइम दीजिए। तो ये क्या था, नंबर 2 था। नंबर 3 क्या है, उत्पाद में परिवर्तन। उत्पाद में परिवर्तन करके कैसे कार्य को आसान बनाएंगे? तो उत्पाद में परिवर्तन या तो विभिन्न कच्चे पदार्थों के प्रयोग करने से, ऊपर मैं समझा दूँ और मैं पढ़ के निकल जाऊंगी, ठीक है? उत्पाद में परिवर्तन या तो विभिन्न कच्चे पदार्थों के प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप होते हैं, अथवा कच्चे पदार्थों या तैयार पदार्थों के परिणाम स्वरूप होते हैं। जैसे मेज पर कपड़े के मेजपोश के स्थान पर प्लास्टिक का मेजपोश का प्रयोग करना, ठीक है? स्टील के प्लेट के स्थान पे क्या करना, डिस्पोजल का प्रयोग करना। ये एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखो जरा सा मैंने निष्कर्ष लिख दिया है। निष्कर्ष क्या है, इस प्रकार उत्पाद में परिवर्तन करने से कार्य अधिक सरल, शीघ्र तथा सुविधाजनक बन जाता है, ठीक है? या तो आप ये लिखोगे, या तीनों का देखो मैंने दो चीज़ लाए विकल्प में कि आप या तो ऐसे लिखोगे या तो ऐसे लिखोगे, ठीक है? तो या तो क्या लिखोगे, कार्य को सरल एवं सुविधाजनक बनाने के लिए उपकरण में लाए जाने वाले उत्पादों के रूप में रूप, प्रकार अथवा गुणों में परिवर्तन किया जाए। मैंने ऊपर आपको समझाया। जैसे नंबर 1,
विभिन्न कार्यों में उपयोग होने वाले पारंपरिक उत्पादों के स्थान पर आधुनिक उत्पादों का प्रयोग करना। पारंपरिक मतलब जो पहले की चीज़ें चली आ रही हैं, जो घिसी पीटी चीज़ें हैं कि नहीं नहीं हम सिलपट्टे पे मसाला पीसेंगे, हम हाथ से ही कपड़े धो लेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें, जैसे आजकल क्या है कि डायरेक्ट गैस के चूल्हे पे चिमटी से रोटी पकड़ करके सेक देना, ठीक है। लेकिन जो पारंपरिक चीज़ें हैं कि नहीं नहीं तवा पे ही रोटी सेकेंगे, इससे क्या होगा, तवा पे रोटी सेकने से टाइम लगता है और तुरंत गैस क्या है फ्लेम निकल रही है उस पर सेक देते, क्या ये आधुनिक तरीके हैं, ठीक है। तो आधुनिक उत्पादों का हम यूज करेंगे, पुराने चीज़ों को हम हटा देंगे, ठीक है। नंबर सेकंड क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, ऐसे उत्पाद चुने जाते हैं जो हल्के, टिकाऊ एवं उपयोग में सरल हो, ठीक है भाई। ऐसे उत्पाद हम यूज करेंगे ताकि जो हमारे रोज के डेली यूज में काम आए, ठीक है। ये नहीं कि एक बार निकालो, अरे इतना बवाल है कौन निकालो, चलो इससे अच्छा पड़े रहे, ठीक है। तो ऐसे उपकरण का क्या ही मतलब है। नंबर थर्ड क्या है या तीसरा पॉइंट क्या है, उत्पाद इस प्रकार बदले जाते हैं जिससे समय, श्रम और शक्ति की बचत हो, ठीक है। यानी ऐसे उपकरण हम क्या करें, ऐसे उत्पाद में हम बदल दें सामान को, ताकि क्या हो, हमारा समय भी बचे, श्रम भी बचे और हमारी क्या हो, शक्ति का भी बचत हो, ठीक है। ये आपने देख लिया, परिवर्तन के वर्ग हमने सविस्तार पढ़ लिया, ठीक है। आपको मैंने निष्कर्ष भी बता दिया, उसमें कैसे लिखोगे हर चीज़ें आपको समझा दिया, पढ़ा दिया, एक एक पॉइंट मैंने लिख करके दे दिया। ये जो ऊपर मैंने आप लोग को चार्ट दिया था इधर वाले उसमें, इधर वाले में, ये क्या है, वृंदा सिंह मैम की बुक में हूबहू दिया है, ठीक है। जिसे मैंने क्या किया है, नोट करके आपको भेज दिया है, ठीक है। आप ये देख लेना, इतने अच्छे से कार्य सरलीकरण आपने शायद ना पढ़ा हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कार्य सरलीकरण एवं परिवर्तन की श्रेणियाँ क्या है, ठीक है। ये क्या है, इनकी श्रेणियाँ क्या हैं। तो कार्य सरलीकरण एवं परिवर्तन की विभिन्न श्रेणियां एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। कार्य सरलीकरण का मुख्य उद्देश्य कार्य को अधिक सरल, सुविधाजनक, समय संचयी और श्रम संचयी बनाना है। जबकि परिवर्तन का वर्ग यह बताती है कि कार्य में सुधार लाने के लिए किस प्रकार के परिवर्तन किए जा सकते हैं, समझे। अब आपका कमेंट आ जाए कि मैम आपने ये बताया ही नहीं कि कार्य सरलीकरण और परिवर्तन के वर्ग में क्या संबंध है, आपने बताया ही नहीं। अब एकदम जब शब्द लिख करके लाएंगे प्रश्न तब आप समझोगे। ये प्रश्न का उत्तर है कि कार्य सरलीकरण और परिवर्तन के वर्ग कैसे संबंधित है, बताएं आपस में किस प्रकार संबंधित हुए हैं, ठीक है। आपस में कैसे जुड़े हुए हैं या उनका आपसी संबंध क्या है, इसे वर्णन करें। तो यहाँ पे इसी का उत्तर दिया जा रहा है, आप लोग कान खोल करके अब सुन लिया करो, ठीक है। तो सरल, सुविधाजनक, समय संचयी और श्रम संचयी बनाना है। जबकि परिवर्तन का वर्ग यह बताती है कि कार्य में सुधार लाने के लिए किस प्रकार के परिवर्तन किए जा सकते हैं, चाहे वह उपकरणों में परिवर्तन हो, ठीक, चाहे वह उपकरणों में परिवर्तन, कार्य विधि में सुधार, कार्यक्रम का पुनर्गठन या कार्य वातावरण में बदलाव हो, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पे निष्कर्ष है, इस प्रश्न का अब मैं हर चीज़ का निष्कर्ष लिख करके लाई हूँ, इस चीज़ को आप देख लेना, ठीक है। मैंने कहा हो सकता है आप लोगों को निष्कर्ष लिखने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो मैं अपने तरफ से एक रेडीमेड आप लोगों को ये दूंगी, ठीक है। निष्कर्ष आप लोग अपना शब्द लगा करके लिखने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये क्या है, इस प्रकार कह सकते हैं कि कार्य सरलीकरण और परिवर्तन के वर्ग मिलकर कार्य को कम प्रयास में अधिक परिणाम देने योग्य बनाते हैं तथा गृह प्रबंधन, उद्योग और दैनिक जीवन में सफलता और संतुलन का आधार प्रदान करते हैं। ये क्या है, ये हमने आपको बता दिया कि कार्य सरलीकरण और परिवर्तन के वर्ग किस प्रकार संबंधित हैं, दोनों किस प्रकार मिलकर कार्य करते हैं, इनका आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ठीक है। और उसका हमने निष्कर्ष भी आपको दे दिया, ठीक। अब यहाँ से प्रश्न शुरू होगा। अब यहाँ से क्या प्रश्न शुरू है, समय प्रबंधन, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया, टाइम मैनेजमेंट आप लोग का शुरू हो गया, ठीक। अब यहाँ पे कमेंट आए कि मैम आपने ये नहीं पढ़ाया, बताओ क्या था। परिवर्तन का वर्ग 3 उन्होंने किया काट छाट करके, 5 इन्होंने किया, मैंने दोनों में संबंध बता दिया। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। अब उससे चाहे जितना भी क्वेश्चन बने, आपके अंदर ये काबिलियत हो गई ना कि आप लिख लोगे, आप समझ गए, यस या नो। अब आप लोग कहो कि नहीं मैम ये प्रश्न कराओ, तो ये चीज़ें देखो, आपको मैंने पूरा चीज़ दे दी, मैंने आपको एक बाल्टी में पानी भर के दे दिया। अब आप उसको अपने हिसाब से निकालो कि चम्मच में निकालना है कि कटोरे में निकालना है, गिलास में निकालना है, लोटे में निकालना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि थाली में है कि प्लेट में है। मैंने क्या कर दिया, मैंने पूरा आपके सामने अथाह सागर पूरा दे दिया, मैंने पूरा उस चैप्टर का निचोड़ दे दिया। अब जिस हिसाब से जहाँ क्वेश्चन बने उसको आपको वहाँ पर फिट करना है, यही तो बस करना है आपको। क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रही भाई, तो क्या है। अब देखो यहाँ पे प्रश्न मैं लिख करके लाई हूँ समय प्रबंधन से। अब यहाँ से प्रश्न शुरू होगा टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। समय प्रबंधन की परिभाषा दीजिए एवं इसके उपकरणों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नेक्स्ट क्या है, समय को अदृश्य संसाधन क्यों कहा जाता है।
एक कार्यशील महिला के संदर्भ में समय प्रबंधन की भूमिका समझाइए। समय तालिका क्या है, इसके लाभ लिखिए। ठीक, ये सारे प्रश्न हैं, आप लोग लिखने की कोशिश करना। समय व्यवस्थापन में सहायक उपकरणों का उल्लेख कीजिए। ठीक, समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया क्या है, सविस्तार बताएं। देखो, जहाँ समय व्यवस्थापन देगा वहाँ समय व्यवस्थापन उत्तर में आपके दिखना चाहिए, जहाँ समय प्रबंधन देगा वहाँ समय प्रबंधन होना चाहिए। प्रश्न में प्रबंधन पूछे तो आप भी प्रबंधन लिखेंगे, प्रश्न में व्यवस्थापन पूछे तो आप भी व्यवस्थापन लिखेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया क्या है, सविस्तार बताएं। समय व्यवस्थापन से आप क्या समझते हैं। ठीक, किन्हीं 2 समय व्यवस्थापन साधनों को समझाइए, कार्यवक्र को समझाइए। ठीक है, आप इस तरीके से जानते हो जो पीक लोड वाला बनता है उसे भी आपको क्या करना है, समझाना है। ठीक है, कैसे कैसे क्या होता है, कहाँ पीक लोड होता है, ये आप बता करके क्या करेंगे, समझाएंगे अगर आप बनाना चाहेंगे तो। ठीक है, अब इधर आ जाओ। अब यहाँ पे शुरू है समय प्रबंधन। अगर प्रश्न बने समय प्रबंधन क्या है, या समय प्रबंधन से कोई भी प्रश्न बनता है तो आपका ये क्या होगा, प्रस्तावना होगा। क्या है प्रस्तावना? समय प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उपलब्ध समय का पूर्व नियोजित, व्यवस्थित एवं उद्देश्यपूर्ण उपयोग किया जाता है ताकि निर्धारित लक्ष्यों की न्यूनतम समय, ऊर्जा और प्रयास में अधिकतम दक्षता के साथ प्राप्त किया जा सके। ठीक है, ये क्या है, आपका एक परिभाषा है। दूसरा तीसरा यहाँ पे है, आपको इतनी छोटी छोटी नहीं, उसमें इंक्लूड करने के लिए, मतलब ये भी आप लिख सकते हो कि समय प्रबंधन का परिभाषा ये भी हो सकता है, सही कार्य को सही समय पर सही विधि से करना ही क्या है, समय प्रबंधन का अर्थ होता है। आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते। इतना सोचो, मैं या करके आप लोगों को ले आ रही हूँ कि जो भी फिट हो आप उस पर बैठा लेना। इतने मेरी उंगली में दर्द है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप लोग का क्लास लगाई हूँ। और आप लोग का ऐसा कमेंट देख करके ना वाकई इतनी तकलीफ होती, इतना हार्टली फील हुआ है कि मैं क्या ही बताऊँ। खैर चलो कोई नहीं, ठीक है, कि कितना दर्द सह करके मैं आपका क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप लोग को उंगली दिखाया ना मैंने, उसमें तो उतने क्लियर नहीं दिख रहा जितना आप सामने से देखते। एकदम मेरा हाथ जैसे एकदम शीशा, एकदम पीले कलर का ऐसे एकदम झलक रहा है। ठीक है, लेकिन आप लोग को खैर कोई नहीं। चलो, क्या है, या समय प्रबंधन का अर्थ है घरेलू कार्यों, पारिवारिक दायित्वों एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं के बीच समुचित संतुलन स्थापित करना। या फिर या है, या ये भी आप लिख सकते हो, समय प्रबंधन का अर्थ है विभिन्न कार्यों, जिम्मेदारी एवं गतिविधियों के बीच समय का ऐसा संतुलन स्थापित करना जिससे कार्य समय पर पूरे हों, अनावश्यक विलंब ना हो। ठीक है, हम भी कहें विलंबन, अनावश्यक विलंब ना हो और कार्य कुशलता में वृद्धि हो। ये क्या है, कार्य का समय प्रबंधन का अर्थ होता है। ठीक है, ये या करके जानते हो, जितनी किताबें मेरे पास है उतनी किताब से या लिख करके ले आए हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए। एक किताब से मैं भी एक लिख करके ला करके दे देती, लेकिन मैं सोचती हूँ चलो ठीक है, बच्चा को हो सकता है कोई इसमें से याद रहे, तो आप लोग इस चीज़ को समझो। ठीक है, मेरे भी मेहनत को आपको दिखना चाहिए कि वाकई हम भी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, कि ये नहीं कि चलो ठीक है हमने 999 रुपये दे दिया है तो हम जो मन करे वही कह देंगे, ऐसा भी नहीं होता है भाई। समय प्रबंधन की मुख्य विशेषता क्या है? अब यहाँ पे अगर आए कि समय प्रबंधन क्या है, उसकी विशेषताओं का वर्णन करें, तो समय प्रबंधन क्या है आप ऊपर लिख दिए, इसका आंसर हो गया, इनमें से कोई एक लिख दिया। उसके बाद हमने समय प्रबंधन की विशेषता बता दी। अगर दिया है कि विशेषता का वर्णन करें, तो ये हम 9 विशेषता तो लिखेंगे ही लिखेंगे, इनमें से 1 2 3 का हम क्या करेंगे, विस्तार से लिख देंगे। समझे आप, यही मतलब होता है। अगर पूछे कि समय प्रबंधन क्या है, समय प्रबंधन की विशेषताओं का सविस्तार वर्णन करें, तो इनमें से हम क्या करेंगे, पूरा लिखेंगे, पूरा फ्लो चार्ट बना करके इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। 9 को हम ऐसे लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 9 को लिखने के बाद हम इनमें से किन्हीं 5 को क्या करेंगे, विस्तार से लिख देंगे। सविस्तार वर्णन हो गया। ठीक है, क्योंकि एक ही प्रश्न के पीछे हमें नहीं भागना है। हम हमेशा से कहते हैं हर प्रश्न आपके लिए, आप पहला प्रश्न लिखोगे, जो भी आप एक प्रश्न लिखोगे उसके बाद आपको ये सोचना कि हमारे पास अभी 19 प्रश्न बचे हुए हैं। ठीक है, एक ही प्रश्न के बल पे हम नहीं पास होंगे, ये 19 प्रश्न भी मेरे लिए मैटर करेंगे। तो आप लिखते समय इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, एग्जाम हॉल में मस्ट होता है, इस पर ध्यान आपको देना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से कई लोगों का प्री नहीं निकल पाया। ठीक है, क्वेश्चन आता हुआ भी लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं, तो वो तो मेंस का एग्जाम है, वहाँ पे आपको टाइम पे फोकस करना होगा। ठीक है, इस समय हम लोग मौके से टाइम मैनेजमेंट पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, प्रश्न बनता है, आप लोग जानते हो कि कौन सा एक ऐसा संसाधन है जो क्या है, बीत जाने के बाद वापस नहीं लौटाया जा सकता, तो आप जानते हो समय ही है। ये चीज़ें आप लोग जानते हो कि नहीं, हम लोग सब पढ़े हैं, प्री में सब पढ़े हैं। ठीक है, तो क्या है समय प्रबंधन की विशेषता क्या है, यह पूर्व नियोजन होता है।
कार्य प्राथमिकता होती है। अभी आप बताएंगे, मैं कार्य प्राथमिकता मतलब जो कार्य हमारे लिए पहले इंपॉर्टेंट हो। अब सुबह मैं हमेशा आपको एग्जांपल देती हूँ, सुबह का टाइम हो, आपको भी ऑफिस जाना, स्कूल जाना हो, आपके हस्बैंड भी ऑफिस जा रहे हो, जहाँ भी जा रहे हो, आपके बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, आपको घर में जो भी आपके सास ससुर माँ बाप हैं उनके लिए भी खाना बना करके जाना है, तो आप क्या करोगे? उस समय आपके पास कितना काम है? आपके पास बहुत ज़्यादा काम है, तो आप क्या करोगे? लगोगे सुबह झाड़ू पोछा करने, झाड़ू पोछा करने लगेंगे, जो अन्य घर का काम रहेगा वो करने, कपड़े धुलने लगेंगे। ये काम हम बाद में कर सकते हैं। हम पहले क्या करेंगे? पहले हम सुबह सो करके उठेंगे, किचन में अपने क्या करेंगे? झाड़ू लगाएंगे, और किचन में झाड़ू लगा करके हम तुरंत खाना बनाने बैठेंगे। उसके बाद हम नहाएंगे धोएंगे, तैयार होंगे, फिर बच्चों को तैयार करेंगे, हस्बैंड को तैयार करेंगे, फिर क्या करेंगे? सबका टिफिन पैक करेंगे, सब अपने अपने स्कूल, अपने अपने दफ्तर, अपने अपने ऑफिस चले गए, ठीक। ये काम क्या है? ये हमने प्राथमिकता देखा कि हमारा काम प्राथमिकता क्या है। उसके बाद जब हम ऑफिस स्कूल से आएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? अपने घर में झाड़ू लगाएंगे, अगर नहीं कोई होगा तो, अगर कोई होगा तो अन्य कोई झाड़ू लगा लेगा। हम आएंगे तो उस समय झाड़ू लगाएंगे, अपने कपड़े धुलेंगे, जो भी चावल दाल बिनना होगा हम बिनेंगे, जो भी करना होगा हम करेंगे। तो ये क्या है? हमने प्राथमिकता के आधार पर क्या कर लिया? काम को बांट लिया, ठीक है। समय का सदुपयोग करेंगे। हम अगर क्या है टीवी देख रहे हैं, उस समय बैठे बैठे सब्जी काट लिए, उस समय बैठे बैठे दाल बिन लिए, ये क्या? हमने अपने समय का उपयोग किया, ठीक है। लक्ष्य उन्मुखता देखेंगे, ठीक है, जो जो लक्ष्य क्या है हमारे लिए, जो कार्य पहले हम उसको देख लेंगे, लक्ष्य की उन्मुखता की ओर देखेंगे, यानी अपने लक्ष्य अपने टारगेट को हम देखेंगे। अनुशासन इससे बना रहता है, ठीक है। कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। अगर हम टाइम मैनेजमेंट करके, टाइम टेबल बना करके कोई काम अपना कर रहे हैं, तो हमारे कार्य कुशलता में भी क्या होती? नो डाउट क्या होती? वृद्धि होती ही होती है। तनाव कमी होगी भाई, जब हमारे समय में सब काम समय से हो रहा है तो किस बात का स्ट्रेस रहेगा? सारी स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, तनाव से मुक्त रहेंगे, संतुलन की स्थापना होगा, ठीक है। हर चीज़ क्या होगा? एकदम बैलेंस्ड होगा। जीवन स्तर में सुधार होगा, ठीक है। हमारे क्या होगा? लाइफ स्टाइल में भी सुधार होगा। किससे? टाइम मैनेजमेंट से या समय प्रबंधन से, ठीक है। ये क्या था? समय प्रबंधन की विशेषता थी। अब इधर आ जाओ। अब इनका क्या है? हमने कहा ना, अगर कहे कि सविस्तार वर्णन करो या विस्तार वर्णन करो, तो इनको हम क्या करेंगे? 2-4 का हेडिंग लगा करके लिख देंगे। तो हमने 4 का लिखा है। पूर्व नियोजन क्या है? कार्यों को पहले से नियोजित कर लिया जाता है, यानी जो भी हमारे कार्य हैं उनको हम क्या करेंगे? पहले से हम प्लान कर लेंगे। नियोजन का मतलब क्या है? प्लानिंग करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम पहले से कार्य का प्लान कर लेंगे कि हम सुबह ये करेंगे। मान लो हमें सुबह क्या है, आलू का पराठा बनाना हो, हम क्या, ये हमारे माइंड में सेट है ना कि सुबह हम क्या करेंगे? सोकर उठेंगे, सबसे पहले आलू रख देंगे बॉयल होने के लिए। अगर हमें मटर का पराठा बनाना, हम क्या करेंगे? मटर छिल करके रात में ही रख देंगे। हम मटर को भून करके उसका वो जो मसाला होता है वो बना करके रख लेंगे। हमें दाल भरी पूड़ी बनानी, हम दाल का जो भी होगा भून करके रात में पीस करके क्या करेंगे? हम फ्रिज में रख देंगे, ताकि हम सो करके उठे, केवल हमें सुबह आटा लगाना हो और वो मैटर तैयार, हम भर करके क्या किए? पूड़ी बना लिए, पराठा बना लिए, जो भी हमें बनाना था। ये क्या है? ये हमने, ये हमारे पूर्व में क्या है? प्लान है, ये नियोजित है, ठीक है। तो क्या है? कार्यों को पहले से नियोजित कर लिया जाता है। कार्य की प्राथमिकता, हमने ये चीज़ें आपको बताया कि आवश्यक कार्यों को पहले तथा कम आवश्यक कार्यों को बाद में किया जाता है, ठीक है। अभी यहाँ से क्या है? समय का सदुपयोग, उपलब्ध समय का पूर्ण एवं उचित उपयोग किया जाता है। मैंने बताया ना कि आप जैसे किसी भी समय का उपयोग करना, आप टीवी देख रहे हो, आप जैसे मान लो आप कहीं खड़े हो, कुछ देख रहे हो, टहलते टहलते हमने क्या कर लिया? बैठे बैठे हमने लहसुन छील लिया, प्याज छीले, क्या है? हमने अपने समय का उपयोग भी किया। हम आपसे बातें भी कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं बैठ करके, ये क्या है? इसको काम नहीं कहते, दोनों चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। हम काम भी कर रहे हैं और आपसे बातें भी कर रहे हैं, और उसमें हमारा काम भी हो रहा है। तो ये क्या है? हम अपने समय का सही सदुपयोग कर रहे हैं। अनुशासन बना रहेगा भाई, समय का सही से पालन होगा, आदत रहेगी तो अनुशासन क्या होता है? क्या सिर ऊपर पैर नीचे हो जाता है? अरे सिर नीचे पैर ऊपर, ऐसा कुछ नहीं होता है। टाइम को समय से करना, समय से चीज़ें करना। अब मान लो कोई सुबह 9 बजे 10 बजे सो करके उठ रहा हो, और कोई 4 बजे 5 बजे 6 बजे उठ रहा हो, तो वो अनुशासित कहलाएगा कि जो 9 बजे उठ रहा है वो कहलाएगा। तो जो टाइम टेबल जिनका बढ़िया होता है, रूटीन के सुबह उठना, नहाना धोना, फ्रेश होना, टाइम से नाश्ता करना, टाइम से सोना, यही अनुशासन होता है, और कुछ नहीं है, ठीक है। और कोई अनुशासन नहीं होता, यही अनुशासन होता है। तो आप ये जान लिए कि समय प्रबंधन क्या है, उसकी विशेषता आप जान लिए, ठीक है। अब क्या है? समय व्यवस्थापन। समय व्यवस्थापन निर्धारक तत्व या मापदंड क्या है? आप ये चीज़ें पढ़ोगे। समय व्यवस्थापन क्या है? साधन या मापदंड निर्धारक। कैसे आप निर्धारित करेंगे? तो क्या है? समय का महत्व हम समझेंगे। समय का महत्व क्या है? कि समय के मूल्य को हम समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हमने लाइन कैसे करके लिख दिया है ताकि आप समझे क्या है। समय मानक क्या है? ठीक है। समय की स्टैंडर्डता को हम समझेंगे, क्योंकि समय जाने के बाद वापस नहीं आता है, ये चीज़ें हम जानते हैं। समय का क्रम, कि कार्यों को कौन से उचित क्रम पे, कौन सा कार्य इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। कार्यवक्र को हम देखेंगे, कार्यों को क्या करेंगे? समय के अनुसार हम विभाजन करेंगे, बंटवारा करेंगे, ठीक है।
कार्यवक्र में क्या होगा कि समय को कौन सा कार्य इस समय करना है, कौन सा 2 दिन बाद भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या है, समय दर्शन। समय दर्शन क्या है, समय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण हमारा होगा। समय संतुलित करके रखना, ये नहीं कि हम केवल सोए जा रहे जहाँ बैठे वहाँ गप्पे लड़ाते रहें। हम अपने समय को क्या करेंगे, संतुलित करके हर चीज़ पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे भी, थोड़ा सा खेलेंगे भी, घर का काम भी करेंगे। ये नहीं कि जो काम कर रहे हैं करते रह जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या था, ये पॉइंट आप याद कर लेना कि साधन मापदंड निर्धारक क्या होते हैं, ये तत्व हैं, ठीक है, कि समय को कैसे निर्धारित करते हैं, कैसे मापदंड में रखते हैं। अब क्या है, यहाँ पे एक यंत्र होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, यंत्र है, पीक लोड है, कार्यवक्र है और विश्राम काल है। ये 3 चीज़ आप जानते हो। अब इन तीनों के बारे में भी आप लोगों को मिलेगा। अब पीक लोड क्या है, अगर प्रश्न बन जाए कि पीक लोड क्या है, पीक लोड के अर्थ को बताएं या पीक लोड की अवधारणा को समझाएं, तो तीनों जगह यही आप लिखोगे, ठीक है। क्या आप लिखोगे, पीक लोड वह अवस्था या समय अवधि है, पीक लोड वह अवस्था या समय अवधि है जब किसी व्यक्ति, परिवार या संस्था पर कार्यभार, समय, दबाव और ऊर्जा की मांग एक साथ अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाती है, उसे हम पीक लोड कहते हैं। मैंने कहा ना, यही क्या है, ये अगर इस तरीके से हम बना रहे हैं, चलो इस तरीके से, ये हम क्या है, आप लोग जानते हो पीक लोड ऐसे ही बनता है, कुछ बनता है ना। आप कहोगे यस मैम, ये जैसे मान लो सुबह व्यक्ति सो करके उठ रहा था, यहाँ पे क्या है, ये थोड़ी सी नॉर्मल है। अब यहाँ से उठना 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 शुरू हो गया, ये सब क्या है, ये सब पीक लोड है कि यहाँ पे आते आते इतना काम हो गया, इतना काम हो गया सुबह तक। ये जब क्या है, जब आप ऑफिस जा रहे हो तब का ये काम है, ठीक है। बीच में क्या हो गया, फिर क्या हो गया, बीच में इस तरीके से काम बहुत बढ़ा, बीच में क्या हो गया, फिर यहाँ पे आप क्या हो गया, ये चीज़ें थोड़ी सी स्थिर रहेगी, यहाँ पे फिर क्या हो गया, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे पीक लोड बनता है, इस तरीके से कुछ बनता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सुबह पे ये काम ज़्यादा था, फिर दोपहर में इतना हो गया, फिर 2 बजे के बाद थोड़ा सा ये बढ़ता है, ये ग्राफ ऊपर जाता है, फिर यहाँ से क्या होता है, तुरंत स्लो हो जाता है, फिर यहाँ के बाद यहाँ उठ जाता है, फिर यहाँ पे स्लो हो जाता है। ये सुबह का पीक लोड हो गया, ये दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट था, फिर जब 2 बजे से बच्चे स्कूल आए वहाँ पे लोड बढ़ गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, 4-5 बजे के बाद 6-9 बजे रात में क्या हो गया, पीक लोड बढ़ गया, फिर यहाँ से सोने के टाइम में रेस्ट हो गया। तो ये क्या है, ये एक ही समय पे क्या हो गया, सबकी मांग डिमांड हो जा रही, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पति ऑफिस जा रहे हैं, हम भी कहीं जा रहे हैं, घर में जो भी बड़े बूढ़े हैं उन्हें दवा खानी है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो एक ही समय क्या है, काम का भार बहुत ज़्यादा है, दबाव बहुत अधिक पड़ जा रहा है, ठीक है। तो इसको क्या है, हम बड़े बुद्धिमानी से इसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये कहना, किसी परिवार पे, व्यक्ति पे या संस्था पे, चाहे आप अकेले अपने घर में हो, चाहे आपके परिवार पे हो, चाहे आप किसी अभी स्कूल में ही देखो क्या होता है, सुबह जल्दी जल्दी भागते भागते जाओ, वहाँ पे प्रेयर है, पीटी है, सारी चीज़ें है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सुबह सुबह ही कार्य पड़ गया। उसके बाद क्या, उसके बाद सब चीज़ें सही है, घंटी चल रही है, आप आ रहे हो जा रहे हो, ये चीज़ें क्या है। तो सुबह के टाइम में क्या होती है, हर जगह ही मतलब सर्वोच्च मांग होता है समय का, उसे ही क्या कहते हैं, पीक लोड कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद इधर आ जाओ, इस अवस्था में कार्यों की संख्या अधिक, समय सीमित। देखना, इस समय में क्या होती, कार्यों की संख्या अधिक होती, बहुत काम होते हैं, ठीक है। सुबह के समय में अगर आप अपने ही घर में देख लो, बहुत काम होते हैं, हजारों काम होते हैं। दूध वाला आ रहा है, बर्तन वाली आ रही है, अगर लगी है तो ठीक है, बर्तन वाली आ रही है, दूध वाला आ रहा है, उसी में अगर सब्जी बेचने आ गया, सब्जी हमने ले लिया, खाना भी बना रहे हैं, झाड़ू पोछा भी करना है, सबको नहाना भी है, ये क्या है। अगर कोई घर में दवा वाला है, दादी बाबा है, तो उन्हें हम दवा भी दे रहे हैं, कोई बच्चा छोटा था तो उसे मालिश करने की भी सुबह, ये क्या है। सुबह के समय हमारे पास अनगिनतों काम होते हैं, लेकिन हमारे पास समय क्या होता है, सीमित होता है। ये सारे काम हमें 10 बजे के अंदर क्या होते हैं, निपटाने होते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, समय कम है, काम अधिक है, और कार्य की तत्कालिकता है, यानी कार्य की जल्दी भी है, कि हमें जल्दी से, भाई टाइम का ही तो मतलब है। अगर मान लो यही रहता है, चलो ठीक है, कभी भी स्कूल जाओ, कभी भी ऑफिस जाओ, बच्चे भी कभी, तो बताओ क्या काम की जल्दी होती, नहीं। तो क्या है, कार्य की तत्कालिकता यानी कार्य की तत्परता भी, यानी जल्दी भी कार्य होना है, बहुत अधिक होती है, और व्यक्ति पर दबाव बढ़ जाता है, यही क्या है, पीक लोड है। अब यहाँ पे निष्कर्ष देखो, मैंने थोड़ा सा लिख दिया है, अतः पीक लोड की पहचान कर उचित समय प्रबंधन द्वारा कार्यों को संतुलित करना आवश्यक होता है। मैंने कहा ना, आप अपने पीक लोड को पहचाने, सबका पीक लोड अलग होता है, ठीक है। आपके घर में पीक लोड कोई और होगा, मेरे घर में कुछ और होगा, उनके घर में कुछ और होगा, ठीक है। मेरे घर में पीक लोड क्या होता है, मेरे घर में पीक लोड होता है 7:30 बजे से लेकर के, ठीक, कब से, 7:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक, ठीक। उस समय क्या है, 7:30 बजे तक सब लोग सो करके उठते हैं, उसके बाद उठो, जल्दी जल्दी फ्रेश हो, नहाओ धो, खाना बनाओ, सबको ऑफिस जाना है, सबको स्कूल जाना है, जो काम है, ठीक है, ये सब करना है। इसमें क्या होगा, ये इतना मेरे घर का पीक लोड है। आपके घर का पीक लोड हो सकता है कुछ और हो, ठीक है। तो मेरे घर का पीक लोड क्या है, 9:30 बजे तक है, हो सकता है आपका 10:30 बजे तक हो,
8 बजे से शुरू होकर के 10:30 बजे, तो सबका पीक लोड अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसको हम पहचान करके अपने कार्य को व्यक्तियों में बांट दें। ठीक है, आपका ये कार्य है, आपका ये कार्य है, आपका ये कार्य, एक ही व्यक्ति लेकर के नहीं मरेगा। कुछ कार्य हमने रात में कर लिया, जैसे हमने सब्जी काट करके रख दिया, आटे गूँथ करके रख दिया, ये क्या हो गया, हमने अपने कार्य को पीक लोड को पहचान करके हम उसे कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम उसे देखेंगे कि कौन सा कार्य कब करके हम अपने संतुलन उसे क्या करेंगे, बनाए रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पीक लोड को नियंत्रित करने के उपाय। हमें अपने पीक लोड को कम करना है तो हम क्या करेंगे, प्रश्न बन जाए कि पीक लोड क्या है, उसकी अवधारणा को समझाते हुए पीक लोड को नियंत्रित करने के उपाय बताओ। तो आप जितना भी अभी मैंने बताया ये सब उत्तर इतने में हो जाएगा। आप लोग प्रश्न अपने से बना नहीं रहे हो ना, गलती ये है। आप मेरे ऊपर चिल्लाने और भड़ास निकालने से अच्छा है कि आप सोचो कि क्या वाकई मैं आपको क्या चीज़ें नहीं दे रही हूँ। अब पीक लोड से जो भी प्रश्न बने, कार्य सरलीकरण से जो भी बने, मार्विन मुंडल से जो कि परिवर्तन के वर्ग, क्या मैंने क्या छोड़ दिया बताओगे आप लोग? कुछ नहीं छोड़ा, बस आप अपने अंदर जो छोटी सोच है ना, जो बच्चों वाली सोच, उससे बाहर निकलिए। आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे इजी गोइंग में चीज़ें नहीं होगी। ठीक है, तो पीक लोड को नियंत्रित करने वाले उपाय क्या हैं, इस पे इस तरीके से या तो फ्लो चार्ट बना करके लिख देंगे। ठीक है, या तो आप क्या करेंगे, जैसे मन करे वैसे, या तो पॉइंट से भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो पीक लोड को नियंत्रित करने के उपाय क्या है, कार्य का पूर्व नियोजन करना, यानी किसी भी कार्य का हम पहले से नियोजन यानी प्लानिंग करेंगे कि हमें कौन सा कार्य कब करना है। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया कि सुबह अगर हमें मटर का पराठा बनाना हो तो हम क्या करेंगे, मटर को पहले छील करके रख लेंगे, उसे भून करके रख देंगे, उसको पीस करके मिक्सर में रख देंगे ताकि वो मेरा पाउडर तैयार हो गया। जो भी चीज़ें मिक्सर हमारा, वो मिक्स जो हमारा है मसाला जो हमने रेडी कर दिया, सुबह आटा गूँथेंगे, लगाएंगे, सब्जी बनाएंगे, लेकर निकल लेंगे। हम जान रहे हैं कि हमें आलू की भुजिया की सब्जी बनानी है, आलू हम छिल करके फ्रिज में रख देंगे, हम काटेंगे सुबह। ठीक है, हम उसे चॉपिंग सुबह करेंगे क्योंकि चॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा पूर्व में नियोजित है कि हमें क्या करना है। अक्सर आप लोग ऐसे सब लोग करते भी हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे क्या है, कार्य की प्राथमिकता का निर्धारण करना। हम अपने कार्य की प्राथमिकता को निर्धारण करेंगे कि हमारे पास सुबह काम क्या इंपॉर्टेंट है। कपड़ा हम बाद में भी धुल सकते हैं, कपड़ा हम रात को भी धुल सकते हैं। ठीक है, और झाड़ू पोछा हम दोपहर में भी कर सकते हैं, सुबह ज़रूरी नहीं है। तो ये क्या कर लिया, हमने अपने कार्य की प्राथमिकता के अनुसार निर्धारण कर लिया। हमने कार्यों का विभाजन कर लिया कि कौन सा कार्य हमारे लिए क्या है। ठीक है, किसको किसको क्या क्या कार्य करना है, कब कब करना है। समय सारणी का निर्माण, यानी हम क्या है, अपने काम को टाइम टेबल बना करके किसी भी कार्य को कर रहे हैं। कार्य की साझेदारी, जितने भी लोग हैं उतने कार्य को हमने सबके बीच में बांट दिया है। आवश्यक कार्यों, अनावश्यक कार्यों से बचाव, यानी बेकार की कामें, उलूल जुलूल के कामों में हम नहीं लगे रहेंगे, उनसे हम बचेंगे। जो कार्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम उसे ही करेंगे। लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी, हम अपने कार्य में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे, किसी कार्य को जोड़ देंगे, किसी को निकाल देंगे, कोई भी चीज़ें फिक्स नहीं होनी चाहिए। तो क्या है, किसी भी कार्य में हमारे फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, सहायकों एवं उपकरणों का प्रयोग। सहायकों का, जैसे मान लो हमारे घर में हम पैसा कमा रहे हो, हमारे यहाँ इतनी व्यस्तता है कि हमारे घर में काम नहीं है करने के लिए, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वहाँ पे हेल्पर रख सकते हो। ठीक है, आप नौकर चाकर रख सकते हैं और उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, जैसे कॉफ़ी बनाने वाला हमने मशीन रख लिया हो। ठीक है, हमने और भी टोस्टर रख लिया हो। ठीक, जो भी चीज़ें, मतलब जितना चीज़ें हो सकती हैं हम मशीन से सारी चीज़ें करवा रहे। रोटी मेकर रख रखा है। ठीक है, हमने उपकरणों का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रखा है, हमने हेल्पर रख रखा है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, हमारा कार्य और आसान हो जाएगा, हमारे पीक लोड क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा। देखो पीक लोड मतलब क्या है, जहाँ पे बहुत अधिक कार्य उसे हम पीक लोड कह रहे हैं। तो पीक लोड को कम करने के लिए ये सारी चीज़ें क्या है, हेडिंग लगा लगा करके आप लोग लिख दोगे। अगर सविस्तार पूछे तो इनके बारे में लिख दोगे जो मैंने अभी समझाया है। अगर केवल पूछे कि क्या है तो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट नंबरिंग करके भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने 2 लाइन क्या कर दिया है, 3 लाइन मैंने निष्कर्ष लिख दिया। मैंने कहा ना, हर प्रश्न के नीचे मैं हर हेडिंग के नीचे निष्कर्ष लिख करके लाती हूँ ताकि आपको निष्कर्ष लिखने में प्रॉब्लम ना हो। मुझे लगा कि हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम फेस हुई हो, इसलिए मैं लिख करके लाई हूँ। ठीक है, इन उपायों को अपनाकर कार्य दबाव कम, तनाव में कमी तथा समय और ऊर्जा का संतुलित उपयोग संभव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कार्य वक्र है। ठीक है, आप जानते हो वर्क कर्व होता है। ठीक है, तो ये क्या है, अगर प्रश्न बन जाए कि कार्य वक्र क्या है, ठीक, तो क्या है, कार्य वक्र समय व्यवस्थापन के एक यंत्र के रूप में कार्य करता है। मुख्य रूप से उद्योगों में इसका प्रयोग होता है। कहाँ होता है, उद्योगों में। इसी के अनुसार कार्य के उत्पादन में परिवर्तन, कार्य का विभाजन व कार्य की क्षमता का स्तर ज्ञात किया जाता है। कार्य वक्र ही गृहिणी द्वारा कार्य कुशलता के आधार पर तथा थकान के आधार पर भारी के बाद हल्का, हल्के के बाद रुचिकर कार्यों का निर्धारण किया जाता है। समझे,
पहले क्या होता है, कहीं भी टाइम टेबल बनता है आप लोग देखते हो क्या होता है, पहले कठिन शब्द पढ़ाए जाते हैं, सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, फिर उससे आसान, फिर उसके बाद कठिन, फिर आसान, फिर लास्ट में क्या होता है बच्चों का ड्राइंग व्राइंग रख दिया जाता है, क्योंकि उसमें बच्चे क्या होते हैं ड्राइंग में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, पहले कार्य को हम भारी रखेंगे, फिर हल्का, फिर भारी, फिर हल्का, फिर उसका जिसमें इंटरेस्ट हो। इससे क्या होगा, दिन भर आप कार्य करते रहोगे, आप बोर नहीं होगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये कार्य वक्र होता है। ठीक, अब इधर आ जाओ, कार्य विश्राम। ठीक है, विश्राम काल क्या होता है, आपने ये चीज़ें देख लिया। लास्ट आपका प्रश्न था विश्राम काल, आपने देखा होगा। मैंने कहा ना मैं आपको सब बताऊंगी, लेकिन आप लोग ऐसा ऐसा प्रश्न कर दे रहे हो कि मैं क्या ही बताऊं। विश्राम काल क्या है, अगर ऐसा प्रश्न बन जाए कि विश्राम काल क्या है, तो आप क्या लिखोगे, विश्राम काल से तात्पर्य कुछ समय के लिए कार्य करने के तनाव से मुक्त होना एवं शरीर तथा दिमाग को पूरा आराम देना क्या है, विश्राम काल है। ठीक, उसके बाद क्या लिखोगे, दिन भर की शारीरिक एवं मानसिक कार्य के पश्चात उत्पन्न थकान के कारण अवकाश की आवश्यकता होती है, अतः थकान को दूर करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, मानसिक कार्य करने हेतु या मानसिक कार्य हेतु 40 मिनट में 2 मिनट का विश्राम आवश्यक होता है। आप ये चीज़ें जानते हो, प्री में पढ़े हो। ठीक है, कि हर 40 मिनट मानसिक रूप से कार्य करने के बाद हमें 2 मिनट का रेस्ट चाहिए। आप लोग ये अपने स्कूल से देख सकते हो कि 40 मिनट की 1 घंटी होती है, उसके बाद टीचर बाहर निकलता है, 5 मिनट बाद फिर टीचर क्या करता है, नेक्स्ट टीचर क्लास में आता है। इससे बच्चों का भी मूड फ्रेश हो गया, बच्चे भी पानी पीने चले गए, टीचर का भी मूड फ्रेश हो गया कि टीचर भी जाकर के 5 मिनट रेस्ट कर लिए। इससे क्या हो गया, दोनों का मूड फ्रेश हुआ। क्यों, क्योंकि मानसिक रूप से ये कार्य दोनों किए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अपने स्कूल लेवल से ही देख सकते हो। मध्यम क्रियाशील वाले व्यक्तियों के लिए समय का 16% विश्राम की आवश्यकता होती है। अगर आप कोई भी मध्यम कार्य कर रहे हो तो उसमें क्या है, 16% आराम करने की आवश्यकता आपको होती है। फिर अधिक शारीरिक श्रम करने वाले को कुल क्या है, 57% विश्राम करना चाहिए। ठीक है, यानी जितना भी उसका कार्य किया है उसका 57% उसे विश्राम करना चाहिए। किसको, जो शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हो। अब यहाँ पे क्या है, निष्कर्ष हमने लिख दिया है, अतः कार्यक्षमता स्वास्थ्य एवं संतुलन बनाए रखने के लिए विश्राम काल का उचित निर्धारण अत्यंत आवश्यक है। या अतः कार्यक्षमता बनाने के लिए अतः नहीं, इस प्रकार कार्यक्षमता एवं स्वास्थ्य बनाने के लिए या स्वास्थ्य को संतुलित रखने के लिए विश्राम काल व्यक्ति के जीवन में क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है, निर्धारण तत्व होता है। जो भी आए कुछ भी आप बना करके लिख सकते हो। इस तरीके से निष्कर्ष लिखा जाता है। ठीक है, निष्कर्ष में क्या होता है, राय दी जाती है और वर्तमान की चीज़ें लिखी जाती है। ठीक है, आप क्या है, निष्कर्ष में अगर आप कोई राय दे रहे हो तो बेस्ट निष्कर्ष होता है। ठीक है, आप अपनी राय दे रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, विश्राम काल, अगर उससे प्रश्न आए तो आप लिख लोगे विश्राम काल क्या है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, समायोजना के चरण। समायोजना के चरण क्या है, अभी वही चीज़ें हैं। समय योजना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपलब्ध समय का उचित उपयोग किया जाता है। समय योजना के अनुसार प्रमुख चरण निम्नलिखित है। क्या चरण है, सभी कार्यों की सूची बनाना, मैंने कहा ना, नियोजन करना, तथा उन्हें लचीला एवं दृढ़ समूहों में विभाजित करना। यानी कौन से कार्य को हम आगे पीछे कर सकते हैं, किस कार्य को एकदम इंपॉर्टेंट है उसे हम विभाजित नहीं कर सकते, उसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम कार्य को प्लान करें। फिर क्या है, कार्य उत्पादन हेतु अनुमानित समय निर्धारित करें कि किस कार्य में कितना समय हमारा हो जाएगा, हम उसका क्या करें, टाइम टेबल अपना फिक्स करें। उसके बाद क्या है, समय क्रम निर्धारित करना। ठीक, क्या है, समय क्रम निर्धारित करना, कार्य करने में कुल व्यय होने वाले समय को जोड़ना तथा उपलब्ध समय के साथ समन्वय स्थापित करना। यानी हम ये भी जोड़े कि हमें कार्य करने में कितना समय लगेगा। उसके बाद जो भी हमारे पास समय है उसमें हम क्या करें, दोनों का कोऑर्डिनेशन देखें, दोनों का संबंध स्थापित कराएं कि चलो ठीक है, इसमें हो जाएगा, इसमें नहीं होगा, हम ये कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, योजना को लिखना। ठीक, जितने भी हमारे पास प्लान है हम उनको क्या करें, एक रसीद में, एक स्लिप में लिख लें। उसके बाद क्या करें, यदि व्यक्तिगत योजना अन्य व्यक्ति से मिश्रित होती है तो उसमें समन्वय स्थापित करना। यानी हमारा पर्सनल कोई प्लान है, आपका कोई अपना प्लान है, ठीक है, हम भी उसी समय छुट्टी चाह रहे हो, आप भी चाह रहे हो, तो दोनों आपस में बातें करके क्या कर लेना, अपने अपने प्रॉब्लम को ये मतलब तरीके से निपटा लेना। ठीक है, अब यहाँ पे निष्कर्ष दे दिया एक लाइन मैंने। इस प्रकार समय योजना का मूल्यांकन किया जाता है तथा आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं। ठीक, हर जगह हर पॉइंट पे मैंने आप लोगों को निष्कर्ष दिया है। अब ये निष्कर्ष क्या है, ये बहुत बड़ा सा निष्कर्ष मैं लिख करके लेकर के आई हूँ। अब यहीं आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये इतना बड़ा निष्कर्ष मैं क्यों लेकर के आई हूँ कि कहीं भी अगर समय प्रबंधन से कोई भी प्रश्न बनता है तो ये 2 निष्कर्ष आप कहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या है, कहते हैं ना कि सब में मिलने वाला है। हर निष्कर्ष मैं छोटा छोटा लिख करके आई हूँ। अगर समय प्रबंधन से आप प्रश्न बन रहा है, आपके पास कुछ भी लिखने के लिए नहीं है, जल्दी जल्दी आपके पास समय का अभाव है, आप यही लाइन इतना चिपका दोगे तो भी 2-3 नंबर आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा। ये चीज़ें ध्यान रख लेना। ये निष्कर्ष ही नहीं है, ये इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है। ठीक है, क्या है सुनो,
निष्कर्ष, प्रभावी समय प्रबंधन से घरेलू कार्यों में अनुशासन, समन्वय और निरंतरता आती है। कार्यों की पुनरावृत्ति व अनावश्यक श्रम कम होता है तथा पीक लोड और तनाव जैसी समस्याओं से बचाव होता है। क्या होता है? पीक लोड तथा तनाव जैसी समस्याओं से बचाव होता है। इसके परिणाम स्वरूप न केवल कार्यों की गुणवत्ता में सुधार होता है, बल्कि पारिवारिक सदस्यों के बीच सामंजस्य, संतोष व जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ती है। यानी क्या है, अगर आपके घर में कार्य ना सही से संभाले जा रहे हों तो रोज़ कचकच काँव काँव होगा, रोज़ लड़ाई झगड़ा होगी, रोज़ चाय चाय पाय पाय होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, लोगों में मनमुटाव भी रहेंगे। और अगर सारे समय पे सारा कार्य हो जा रहा है तो ना हमें थकान होगी, ना हमारा वर्कलोड होगा। ये क्या है, ये पूरे चैप्टर का निचोड़ है। या तो आप ये लिख सकते हो, इस प्रकार कहा जा सकता है कि समय प्रबंधन की आधारशिला है। सही बात है, समय क्या है, प्रबंधन की आधारशिला है। ठीक है, इसके बिना न तो गृह लक्ष्यों यानी हम अपने घर के लक्ष्यों की प्राप्ति संभव है और न ही संतुलित पारिवारिक जीवन। ठीक है, न हमारे घर के जो भी हमने लक्ष्य निर्धारित किया वो पॉसिबल है और न ही संतुलित, न ही पारिवारिक जीवन। सफल गृह प्रबंधन के लिए समय का कुशल, योजनाबद्ध और विवेकपूर्ण उपयोग अनिवार्य है। ठीक है, ये क्या था, हमने निष्कर्ष लिख दिया आपके पूरे इस चैप्टर का। ये 2 निष्कर्ष है। इतने में क्या, एक सेकंड, क्या होगा, इतने में आपका ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये क्या था, टाइम मैनेजमेंट था। मैंने टाइम मैनेजमेंट करा दिया आप लोगों को, समय मैनेजमेंट करा दिया। ठीक है, और समय मैनेजमेंट, धन मैनेजमेंट, ठीक है, धन प्रबंधन भी हो गया ना। मैं देखूंगी इसके बाद कौन सा चैप्टर कराना। अब तो मैं आप लोग को क्वेश्चन टाइप करा करके ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि आपने मेरी उंगली देखी है। ठीक है, अब ये उंगली देखो सही होने में कितना समय लगता है। फिलहाल आप लोग अपना लिखिए। ठीक है, मिथिलेश गर्ग जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, आपके पास किताब नहीं है, बताओ, आप मुझसे कह रहे हो मैं मेरे पास किताब नहीं, मैं क्या करूँ। आप कहोगे ना, तो जो प्रश्न आपके पास नहीं है, जो किताब नहीं है, जो टॉपिक नहीं, अगर कहोगे तो मैं फ़ोटो खींच के, भाई ये बात आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मैं मेरे पास किताब नहीं है, आप उस चैप्टर का मुझे मैं फ़ोटो भी खींच करके भेज दूंगी आपको। इतनी मोटी मोटी किताबें फ़ोटो खींचना सही से होता नहीं है। ठीक है, आप किसी से भी किताब मांग लो, बताओ बिना किताब के पढ़ाई होती है? इस तरीके से आप बातें कह रहे हो, बिना किताब के पढ़ाई नहीं होती। आप मुझ पर भरोसा करो, ट्रस्ट करो। ठीक है, इतना मैं अच्छे से क्वेश्चन करा रही हूँ, अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से चल रहे हो तो एकदम आपका प्री मेंस निकलेगा। लेकिन इस तरीके से भाई शिकायत करना, ये चीज़ें करना, आप कुछ नहीं करा रही, पढ़ा रही, क्या नहीं पढ़ा रही आप बताओगे। जो चैप्टर मैंने कह दिया कंप्लीट हो गया, क्या उसमें से कुछ छूटा है? जो प्रश्न आपने भेजा उसमें से क्या मैंने नहीं कराया है, क्या नहीं बताया कि आप नहीं लिख सकते हो, नहीं कर सकते हो। आप लोग इस चीज़ को समझो, हमेशा हर चीज़ मेरे ऊपर दोषारोपण करने से काम नहीं चलेगा। आप अपने तरीकों को देखो कि आप क्या कर रहे हैं। आपने कभी लिखा, ईमानदारी से बताइएगा, कभी आपने एक क्वेश्चन में लिख करके मुझे भेजा है कि मैम हम भी देखें कि आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। तो आप लोग अपना कार्य नहीं कर रहे हो, मेरे ऊपर शिकायत कर रहे हो। चलो खैर कोई नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लिखने की प्रैक्टिस करें, बिना लिखे कुछ नहीं होगा।